खबरों की कई परतें होती हैं, इन परतों को एनालाइज कर कर हम आपके लिए लेकर आते हैं मिस्टर एनालाइजर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज जिन बड़ों मुद्दों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले बात करेंगे 6 दिन बाद तीसरे चरण के मतदान की, जिसमें 93 सीटों पर मतदान होना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें महाराष्ट्र की रणनीति कितनी जबरदस्त तो होने जा रही है? और वो इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में इस बार दांव पर शरद पवार की पूरी इज्जत है। उनका पूरा सियासी करियर है, जिसमें शरद पवार इस बार तय करने जा रहे हैं कि क्या वह अपने भतीजे अजीत पवार को पछाड़ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उनकी पार्टी को दो फाड़ अजीत पवार ने कर दिया। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ मैदान में उनके भतीजे यानी कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार खड़ी है। बारामती पारंपरिक सीट है पवार परिवार का। ऐसे में पवार का पावर चलेगा, इस पर करेंगे चर्चा। इसके बाद हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस इस बार लोकसभा के चुनाव में जीत का दावा कर रही है। क्या कांग्रेस ये बता सकती है कि अगर वो सत्ता में आएगी तो निष्क्रिय किए धारा 370 को फिर से बाहर करेगी? कश्मीर की पूरी राजनीतिक समीकरण किस तरीके से बदलती चली जा रही है, कैसे ये त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है और कैसे पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती आज अपने आप को इररिलेवेंट पा रही हैं, इस पर करेंगे चर्चा। फिर बात करेंगे तेलंगाना की। दक्षिण का वो राज्य जहां पर बीआरएस की स्थिति लगातार कमजोर पड़ती चली जा रही है। बीआरएस के वोट बैंक पर कब्जा करने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मौजूद हैं। यहां पर किसका चलेगा सिक्का, इस पर करेंगे बातचीत। और आखिर में इस मुद्दे पर करेंगे बातचीत कि क्या छात्र विरोध प्रदर्शन के नाम पर कॉलेज और कॉलेज कैंपस पर अपना आधिपत्य जमाकर तोड़ फोड़ प्रदर्शन, आगजनी जैसी चीजें कर सकते हैं? क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका के तमाम प्रसिद्ध यूनिवर्सिटियों की, खास करके कोलंबिया यूनिवर्सिटी की, जहां पर फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े छात्रों ने इतना हंगामा किया साहब कि पुलिस को आकर अल्टीमेटली उन लोगों को बाहर धकेलना पड़ा। अब सवाल यह खड़ा होने लगा है कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हनन अमेरिका में हो रहा है? यह मामला अगर भारत में होता तो और भी बड़ा होता साहब, लेकिन अमेरिका में इस पर बहुत बड़ी चर्चा भी हो रही है। इसके बारे में भी एनालाइज कर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं परिवार की। पवार परिवार, पावर परिवार। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर महाराष्ट्र में आप राजनीति के अखाड़े में हैं तो या तो आप शरद पवार के साथ हैं या आप शरद पवार के खिलाफ हैं। इसके अलावा कोई स्थिति शरद पवार के रहते उत्पन्न ही नहीं हो सकती थी। शरद पवार की पैठ और पकड़ महाराष्ट्र की राजनीति पर ही नहीं बल्कि देश के कई अन्य राज्यों में भी इतनी जबरदस्त रही कि उन्हें चाणक्य भी कहा गया। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर शरद पवार को, जो कि एनसीपी के मुखिया थे, बड़े संयुक्त एनसीपी के, उन्हें कई मौकों पर उन्होंने बहुत सराहा। कहा कि आज जिस तरीके से शरद पवार ने मराठा राजनीति को एक अंजाम दिया है, एक आयाम दिया है, उसके आधार पर शरद पवार की इज्जत एक अलग बनती है। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में ना कोई अच्छा या परमानेंट दोस्त होता है और ना ही परमानेंट दुश्मन। शरद पवार दोस्तों की संख्या में थे या नहीं, लेकिन दुश्मन की पंक्ति में जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खड़े हो गए। और वो इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र के रण को जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को शरद पवार के तिलिस्म और उनके पकड़ को भी तोड़ना होगा। सबसे पहले देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जिनके सपने अधूरे रह जाते हैं, वो आत्माएं भटकती रहती हैं और फिर खुद का नहीं हुआ तो औरों का भी बिगाड़ने में उनको मजा आता है। 1995 में जब बीजेपी शिवसेना की सरकार आई तो भी आत्मा उस सरकार को अस्थिर करने के काम में लग गई। सिर्फ महाराष्ट्र को अस्थिर करना ही आत्मा को संतोष नहीं होता है, देश में अस्थिरता पैदा करने का खेल चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार पर जिस तरह का करारा प्रहार किया, जाहिर सी बात है शरद पवार भी चुप नहीं रह सकते थे। उन्होंने जो कहा वो अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं।
शरद पवार ने कहा कि मोदी जी आजकल बहुत गुस्से में रहते हैं। एक वक्त उन्होंने कहा था कि वह मेरी उंगली पकड़कर राजनीति में आए। अब वो ये कह रहे हैं कि मैं एक भटकती आत्मा हूं। हाँ, मैं हूं, किसानों के लिए हूं, खुद के स्वार्थ के लिए नहीं। मैंने किसानों का दर्द समझा है, जानता हूं, उसे बताने के लिए भटकता हूं। महंगाई से आम आदमी परेशान है, यह बताने के लिए भटकता हूं। यानी कि शरद पवार ने यहां धरती पुत्र का स्वरूप अपने आप को बनाया और उसी आधार पर प्रस्तुत भी किया है। महाराष्ट्र में चाहे आप पार्टी की बात करें, गठबंधन की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे तरीके से अपने दमखम को लगा दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश के बाद। 48 सीटें हैं लोकसभा की महाराष्ट्र में। ऐसे में इन सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा दम नहीं लगाया तो 2019 के जो नतीजे आए थे उसके बराबर खड़े नहीं हो पाएंगे। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और उस गठबंधन ने 48 में से 41 सीटें जीती थीं। ऐसे में बीते 5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त भूचाल आ चुका है। मैं कई बार अपने इस शो में आपके सामने कह चुका हूं कि आज महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसे समझ पाना किसी भी पत्रकार या राजनीतिक विश्लेषक के लिए एक ऐसी पहेली है कि कोई नहीं समझ सकता कि कौन सा राजनीतिक दल आज क्या करता दिखाई दे रहा है और किसको कहां से समर्थन मिल रहा है। शिवसेना और एनसीपी दोनों पार्टियों में दो फाड़ हो चुका है, विभाजन हो चुका है और अलग अलग गुटों के साथ सरकार चल रही है। मौजूदा सरकार जो राज्य की है वो भारतीय जनता पार्टी, अजीत पवार और उसके साथ शिवसेना शिंदे को मिलाकर चल रही है। अब ऐसे में शरद पवार, जिन्हें महाराष्ट्र का चाणक्य कहा जाता था, उनकी स्थिति अपने आप में बहुत खतरनाक हो गई है, क्योंकि यह चुनाव निर्धारित करेगा कि शरद पवार क्या महाराष्ट्र की रणनीति और राजनीति को निर्धारित करते हैं या नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं बारामती की। बारामती जो कि पारंपरिक सीट है शरद पवार का। यहां पर शरद पवार और जूनियर पवार दोनों एक दूसरे के सामने हैं। दरअसल उम्मीदवार के तौर पर तो शरद पवार की बेटी यहां पर सामने है, सुप्रिया सुले, और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार यहां पर मैदान में है। लेकिन दरअसल यह लड़ाई चाचा और भतीजे के बीच में है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो भी जीतेगा वो दूसरे को खत्म करता हुआ दिखाई देगा और बारामती पर अपना दबदबा कायम करेगा। थोड़ा सा इतिहास के पन्ने आपके लिए पलटते हैं। बीते 55 सालों से शरद पवार के परिवार का गढ़ रहा है बारामती। शरद पवार यहां से 5 बार सांसद चुने जा चुके हैं। अजीत पवार 1991 में बारामती से लोकसभा पहुंचे थे। 1991 से 2019 तक 7 बार अजीत पवार बारामती से विधायक रहे हैं। सुप्रिया सुले पहली बार 2006 में महाराष्ट्र से राज्यसभा पहुंची थी। सुप्रिया सुले 3 बार बारामती से सांसद का चुनाव जीत चुकी हैं। सुप्रिया सुले इससे पहले, माफ कीजिएगा, अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा इससे पहले राजनीति में कभी नहीं आई, लेकिन राजनीतिक परिवार की वजह से उनकी राजनीतिक समझ हर कोई जानता है। हर कोई इस बात को भी जानता है कि बारामती सीट सीनियर पवार की है, लेकिन जूनियर पवार वहां अपना सिक्का चलाते रहे हैं। ऐसे में जो भी यहां पर बारामती की सीट पर अपनी पकड़ बनाएगा वही पवार परिवार का असली वारिस भी कहलाएगा। बारामती की सीट में 6 विधानसभाएं आती हैं: दौड़, इंदापुर, बारामती, पुरंदर, भोर, खड़कवासा। इसमें से दौड़ और खड़कवासा बीजेपी के पास है। इंदरपुर में अजीत पवार की पार्टी के विधायक दत्तात्रेय भरणे हैं। बारामती से खुद अजीत पवार विधायक हैं। भोरे और पुंदर से कांग्रेस के विधायक हैं अजीत पवार के पक्ष में 4 और सुप्रिया सुले के पक्ष में 2 यहां पर विधायक दिखाई दे रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर शरद पवार, जिन्होंने अपने पूरी राजनीतिक जीवन में एक ऐसा मुकाम हासिल किया कि आप देश की राजनीति से लेकर और महाराष्ट्र की राजनीति तक उनकी पैठ सुनते रहे हैं। अगर कोई भी गठबंधन की सरकार केंद्र में बनी है तो शरद पवार की सक्रिय भागीदारी के बगैर नहीं बन पाई है। ऐसे में शरद पवार का जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन शरद पवार ने, जब से उनकी तबीयत खराब हुई, उन्हें कैंसर हुआ था, उसके बाद से जैसे जैसे उन्होंने रिकवर किया, उन्होंने अपनी कई राजनीतिक जिम्मेदारियां अपने भतीजे अजीत पवार को सौंप दी थी। अजीत पवार की महत्वाकांक्षा कब आगे बढ़ी और कैसे आगे बढ़ी ये दुनिया जानती है, लेकिन इसी महत्वाकांक्षा की वजह से अब अजीत पवार शरद पवार से अलग हो चुके हैं।
ऐसे में अभी जो स्थिति बनती दिखाई दे रही है, इसमें यह थर्ड फेज का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बारामती से तो यह तय हो जाएगा कि परिवार का भविष्य कहां और किसके पास जा रहा है, लेकिन बारामती के साथ साथ जो पूरा शुगर बेल्ट है, इससे भी यह स्पष्ट हो जाएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति तीसरे फेज में कहां और किस तरफ जा रही है। जैसे कि हम बारामती की बात करें, बारामती में 2019 में लोकसभा के चुनाव में एनसीपी को 52.63% यहां पर वोट शेयर मिला था, शिवसेना को 46.78% वोट शेयर मिला था, और भारतीय जनता पार्टी के भी इसमें वोट शेयर हमने आपके सामने रखे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो स्थिति बनती दिखाई दे रही है, जो इस पूरे क्षेत्र में है, खास करके अगर हम जो थर्ड फेज के चुनाव उसकी बात करें, तो उसमें ये काफी बड़े पैमाने पर सामने निकल कर आता है। अब इस पूरे चीनी बेल्ट को, दरअसल इस पूरे बारामती बेल्ट को हम चीनी बेल्ट भी कहते हैं, शुगर बेल्ट ऑफ इंडिया। इसने कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स को एक अलग मुकाम हासिल किया था। पूरे शुगर बेल्ट में बारामती से शुरू हुआ कोऑपरेटिव आंदोलन इस पूरे एरिया में, महाराष्ट्र में बहुत ही गहरी पैठ बैठाता रहा है। इसके आधार पर अगर आप देखें तो शुगर बेल्ट की पूरी राजनीति इस बार तय होनी है, लेकिन यहां पर स्थिति थोड़ी सी विकट होती हुई दिखाई दे रही है। अब यहां पर वोटर यह तय नहीं कर पा रहा कि उसे एनसीपी शरद पवार को वोट करना चाहिए या एनसीपी अजीत पवार को वोट करना चाहिए। वोटर यह तय नहीं कर पा रहा कि शिवसेना उद्धव को वोट करें या फिर शिवसेना शिंदे को वोट करें। वोटर यह तय नहीं कर पा रहा कि बीजेपी, जो कि पारंपरिक यहां पर सीट जीतती नहीं रही है, उसके ऊपर वोट किया जाए या दाव किया जाए, या दरअसल कांग्रेस के ऊपर विश्वास पहले से जमाया जाए, जो कि जमता रहा है। यानी कि 6 पार्टियां हैं और सब अलग थलग हैं। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा मेरे हाथ लगा। क्या आप जानते हैं कि इस पूरे इलाके में मुसलमान आबादी, जो कि तकरीबन 14% के आसपास है, उसने क्या मुफीद पाया है? मुसलमान आबादी, ऐसा माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस में अपना भविष्य नहीं देख रही। शिवसेना उद्धव ठाकरे में मुसलमान आबादी इस पूरे शुगर बेल्ट में अपना भविष्य देख रही है, जो कि अपने आप में बहुत ही दिलचस्प बात है। वो शिवसेना जो मुसलमानों के खिलाफ अपने आप को प्रेजेंट करती रही है, जिसका एक ही मकसद रहा है कि मुसलमान और पाकिस्तान एक है, आज उस शिवसेना पर अगर मुसलमान अपना भरोसा जता रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एनडीए के खिलाफ है। देखिए, आप यहां पर जो बारीकी क्या है, एनालाइज करने वाली बात क्या है। एनडीए के खिलाफ कांग्रेस है, एनडीए के खिलाफ शिवसेना शरद पवार, शिवसेना उद्धव ठाकरे है, एनडीए के खिलाफ एनसीपी शरद पवार है। मुसलमान वोटर आज किसके पास अपना भविष्य देख रहा है? शिवसेना उद्धव ठाकरे। यानी कि एक बहुत बड़ा डायनेमिक शिफ्ट है महाराष्ट्र की राजनीति में, और इस डायनेमिक शिफ्ट के साथ जब आप शरद पवार की इस पूरी राजनीति को देखते हैं तो फिर आप समझ जाते हैं कि महाराष्ट्र में इस बार बड़ा भूचाल आने वाला है। और एक और बात जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है, वो ये है कि महाराष्ट्र में बीते 2 दौर में जो मतदान हुए हैं उसमें मतदान प्रतिशत कम रहा है 2019 के मुकाबले। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कई ट्विटर हैंडल से यह बात स्पष्ट कही गई है कि मतदान प्रतिशत कम होने का मतलब यह नहीं होता कि सत्तारूढ़ पार्टी को इसका नुकसान होगा। यह कोई स्थापित रूल नहीं है। इसके बावजूद इसमें कोई शक नहीं है कि जब मतदान प्रतिशत बढ़ता है और खास करके महिलाएं बाहर निकलकर मतदान करती हैं तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। इस बार मतदान प्रतिशत घट रहा है। अब यह देखना पड़ेगा 4 जून को इस घटते हुए मतदान प्रतिशत का फायदा किसको और नुकसान किसको। लेकिन महाराष्ट्र के इस बार के जो थर्ड फेज का चुनाव है, यह शरद पवार के भविष्य को हमेशा के लिए लॉक करने वाला चुनाव है। आइए अब आज की दूसरी बड़ी स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इस स्टोरी में सब कुछ है, सस्पेंस है, ड्रामा है और उसके साथ साथ इमोशन भी है। आप कहेंगे कि क्या मैं कोई फिल्मी स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूं? नहीं साहब, हम बात करने जा रहे हैं कश्मीर की। 5 अगस्त 2019 धारा 370 और 35A को केंद्र सरकार ने संसद के जरिए निष्क्रिय किया और उसके साथ कश्मीर की राजनीतिक ध्रुवी पूरी तरीके से बदल गई। कश्मीर आज एक यूनियन टेरिटरी है, उसे अभी राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ है। लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी है, उसे भी राज्य का दर्जा नहीं मिला है। 1 सीट लद्दाख में, 5 जम्मू कश्मीर, जिसमें 2 जम्मू में और 3 कश्मीर। अब ऐसे में जो तमाम बदलाव की बात हमने देखी है, आपने देखा कैसे G20 का समिट श्रीनगर में किया गया, जबरदस्त धूम रही।
लोगों ने घूमा, देखा, मैंने खुद सहा, खुद श्रीनगर में जो देखा 22 साल बाद वहां जाकर मैंने उसको बयां किया। आज 24 पे हमने उसे आपके सामने प्रदर्शित भी किया था कि कैसे 22 साल पहले मैंने मिलिटेंसी का दंश खुद झेला था। रातों रात मुझसे कहा गया था कि आप श्रीनगर छोड़कर भाग जाइए, अन्यथा आप जिंदा नहीं बचेंगे सुबह, और मुझे वापस आना पड़ा था। और वही व्यक्ति 22 साल बाद जब लाल चौक पर पहुंचता है और वहां पर क्लॉक टावर पर भारतीय तिरंगा लहराता हुआ देखता है और वहां पर पूरी तरीके से शांति, खुशहाली, तरक्की दिखती है, तो उसके दिमाग में सिर्फ एक बात आती है, धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, धन्यवाद भारत सरकार। क्योंकि धारा 370 का निष्क्रिय किए जाने के बाद से जो जम्मू कश्मीर का स्वरूप आज हम देख पा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं, वो बिल्कुल बदला हुआ है साहब। आज से 20-22 साल पहले जम्मू कश्मीर की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के प्रति एक सवाल खड़ा किया है। क्या कांग्रेस अगर इस बार लोकसभा के चुनाव को जीतती है या फिर जम्मू कश्मीर में अपनी नीति को साबित करती है, तो क्या कांग्रेस इस बात को स्पष्ट करेगी कि धारा 370 को कांग्रेस बाहर करेगी या नहीं? देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस को मैं चुनौती देता हूं कि वह संवाददाता सम्मेलन करके बताए कि सत्ता में आने के बाद धारा 370 बहाल करेगी, क्योंकि धारा 370 हटाने के बाद ये लोग संविधान की इन्हीं बातों को लेकर खड़े थे कि बाबा अंबेडकर को लेकर इस तरह की आलोचना की गई थी। बाबा अंबेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर में 70 साल तक भारत का संविधान पूरे तरीके से लागू नहीं हुआ था, इसे लागू हमने किया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान है। अब इस पर जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए या तमाम उन दलों को भी देना चाहिए जो आज जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गुपकर समूह, एनसी, पीडीपी, उसके बाद तमाम छात्र जो स्थानीय दल हैं जम्मू कश्मीर के, उनको भी इस बात का जवाब देना चाहिए देश को कि क्या धारा 370 जो आज निष्क्रिय है उसे फिर से बहाल करने की कोशिश की जाएगी? हां या ना पर तय होना चाहिए कि भविष्य क्या होगा। लेकिन इसके परे आइए आपको जम्मू कश्मीर की वास्तविकता भी बताते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा कार्ड खेला है साहब, जिसके बाद वहां पर स्थानीय पार्टियां, चाहे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, यहां तक कि कांग्रेस की बात करें, सबकी हवा ढीली हो गई है। और वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर घाटी में अपने उम्मीदवार उतारे ही नहीं है। 3 की 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए। इसमें से एक सीट पर मतदान 7 मई को होना भी था, लेकिन वो मतदान बारिश और मौसम की खराबी की वजह से 25 तारीख को हो गया है। अनंतनाग राजौरी सीट की बात हम कर रहे हैं। ऐसे में गेम प्लान क्या है भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर से कहा है कि कश्मीर में बीजेपी ने एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा है, और इसके पीछे स्पष्ट रणनीति क्या है। कश्मीर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपना पार्टी और डीपीएपी को बीजेपी समर्थन दे रही है। बीजेपी की वजह से अब वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में सीधा मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी की नजर सिर्फ जम्मू के क्षेत्र पर है और आने वाले विधानसभा चुनाव पर, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में बढ़ चढ़ के मतदान जो अभी तक होता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे साबित होगा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 का निष्क्रिय किए जाने के बाद से कितने खुले तौर पर मतदान हो रहा है साहब। पूरी दुनिया इसे देखेगी और इस पर स्टैंप लगाएगी। फिर विधानसभा के चुनाव होंगे और इस विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। फर्ज कीजिए कि आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को कश्मीर में उतारा होता और अगर इनमें से कोई प्रत्याशी जीतता तो क्या डिंडोरा पीटा जाता नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के द्वारा? वही जो बीते 70-75 सालों से जम्मू कश्मीर की पार्टियां डिंडोरा पीटती रही हैं, कहती रही हैं कि केंद्र सरकार जिसकी होती है वो राज्य में अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए सुरक्षा बलों की मदद लेती है। यह आरोप कांग्रेस पर हमेशा लगता रहा। यह आरोप बीजेपी पर भी पहले लगाने की कोशिश की गई। इस बार इस आरोप को सिरे से खत्म कर दिया गया और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने घाटी में, यानी कि कश्मीर घाटी में, अपना कोई उम्मीदवार उतारा ही नहीं। तो अब खेल क्या है? दिलचस्प इसलिए हो गया है मुकाबला क्योंकि अब यह मुकाबला बन गया है पीडीपी और एनसी के बिना, और यहां पर भी अलग अलग खेमे हैं साहब। ये 4 मोर्चे में बढ़ गया है। एक मोर्चा है इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस,
इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिली हुई है। दूसरा मोर्चा नेशनल कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस का बना हुआ है। यह दूसरा मोर्चा है। तीसरा मोर्चा पीडीपी का है। पीडीपी अकेले चुनाव के मैदान में है और अपने उम्मीदवारों को सामने लेकर है भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाने पर ले रही है। और चौथा मोर्चा गुलाम नबी आजाद की पार्टी डीपीएपी का है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अपने उम्मीदवार तीनों कश्मीर की सीटों पर उतारे हैं। अपनी पार्टी ने 2 उम्मीदवार उतारे हैं, डीपीएपी ने 2 उम्मीदवार उतारे हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने 1 सीट पर उम्मीदवार अपने उतारे हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में आज स्थिति यह है कि 2 जम्मू कश्मीर की पार्टियां आमने सामने, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब इसमें जो जीतेगा वही सिकंदर है और वो ये मानेगा भी कि धारा 370 और 35A का निष्क्रिय किए जाना अपने आप में बिल्कुल सही था। और इस पूरी लड़ाई में आज सबसे ज्यादा कॉर्नर कौन होती हुई दिखाई दे रही है या कौन पार्टी है, वो है पीडीपी और महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती को इस बात का डर बहुत सता रहा है कि अनंतनाग की जो सीट है वो परिसीमन के बाद उसमें जम्मू संभाग के राजौरी के और पुंछ के 7 विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ दिया गया है। ऐसे में अब क्या स्थिति बनती दिखाई दे रही है, यहां पर अब सिर्फ साउथ कश्मीर के वोट से पीडीपी नहीं जीत सकती। और ऐसे में जो पत्थरबाजी कराने का एक जो दौर चलता था पीडीपी के द्वारा, उसका फायदा नहीं मिल पाएगा। अब वोट बैंक बड़ा हो चुका है, पूरे परिसीमन ने चीजों को बदल दिया है। अब यह बहुत ही मुफीद चुनाव महबूबा मुफ्ती के लिए नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहां पर जीतने के आसार कहीं ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जब चुनाव आयोग ने यह बात कही कि मौसम खराब है और बहुत सारे राजनीतिक दल इस पर अपने रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि मौसम खराब है, चुनाव को पोस्टपोन करना पड़ेगा, तो महबूबा मुफ्ती ने आगे बढ़कर बयान दिया साहब और बोला कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर साजिश कर मुझे हरवाना चाहती है। मतलब जरा सोचिए, भारतीय जनता पार्टी प्रभाव बना रही है चुनाव आयोग पर कि चुनाव पोस्टपोन कर दिए जाए। यह है उनकी सीमित सोच। इसके साथ साथ जो मध्य कश्मीर है वहां पर श्रीनगर और उत्तर कश्मीर में बारामूला, ये 2 सीटें अलग हैं, इस पर भी अब अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो पीडीपी की सीट, जिसको पीडीपी मान रही थी कि अनंतनाग राजौरी उसकी सीट हो सकती है, यहां पर गुर्जर और हिंदू मतदाता ज्यादा हैं। इसकी वजह से अब खेल बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की सियासत एक अलग ही दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। अभी तक जो जम्मू की सीटों पर मतदान हुआ है 60% से भी ज्यादा मतदान प्रतिशत रहा है। ऐसे में घाटी की सीटों पर जैसे ही मतदान होगा और जो खुला एटमॉस्फेयर मैं देखकर आया हूं साहब, खुली जीप में कैंडिडेट अपना प्रचार करते हुए दिखाई दिए हैं। गार्ड्स हैं लेकिन उसके बाद भी कैंडिडेट खुली जीप में है। कोई बख्तरबंद गाड़ी नहीं है, कोई 4-5 गाड़ियों का काफिला नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। ऐसे में जब चुनाव प्रचार इतना खुलकर हो रहा है तो मतदान जाहिर सी बात है बड़े पैमाने पर होगा। मैं आपको एक और छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं साहब। मैं कश्मीर एयरपोर्ट पर था और वहां पर कुछ लोग थे जो पोर्टर्स का काम कर रहे थे। मैंने उनसे बस ऐसी ही बात करनी शुरू की। उन्होंने मुझसे कहा कि आज जानते हैं 2019 के बदलाव के बाद क्या हुआ है। आज हम सब लोगों को हमारे पैसे मिलने शुरू हुए साहब, हमारे घर में पैसे मिल रहे हैं, हमारी बच्चियों को 1000 रुपए प्रति माह मिल रहा है ताकि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ योजना को आगे बढ़ाया जा सके। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। केंद्र सरकार की स्कीम का फायदा जम्मू कश्मीर के नागरिकों को सीधे तौर पर मिल रहा है और यह 2019 के बाद से ही संभव हुआ है, उसके पहले नहीं था। यह बताता है कि आज जमीनी स्तर पर जम्मू कश्मीर के नागरिकों को कितना फायदा हुआ है। ऐसे में क्या वो अपनी चुनी हुई सरकार नहीं लाएंगे? क्या वो अपने चुने हुए प्रतिनिधि को दिल्ली नहीं भेजेंगे? ऐसे में अब सबसे बड़ी दिक्कत महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और उसके साथ साथ घाटी की राजनीति पर रोटी सेकने वालों की होने जा रही है, क्योंकि यह चुनाव तय करेगा कि जम्मू कश्मीर कितने बड़े पैमाने पर लोकतंत्र में अपना भरोसा जताता है। और यह स्टोरी है तेलंगाना की, दक्षिण का वो राज्य जिसे भारतीय जनता पार्टी अपना गेटवे टू साउथ बनाना चाहती है। हम सब जानते हैं कि दक्षिण भारत में अपनी पैठ बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मुफीद रास्ता था कर्नाटक का और वहां पर बड़े पैमाने पर सफलता भी मिली। लेकिन अब तेलंगाना का जो पूरा खेल है यह बड़ा रोचक हो गया साहब। यहां पर
तीन ध्रुवी में चुनाव चल रहा है। एक तरफ है कांग्रेस, दूसरी तरफ है बीआरएस जो दिन प्रतिदिन बस अपने बिखराव को देख रही है, और तीसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी। यहां पर राजनीति कहीं भी जा सकती है। 17 सीटें हैं लोकसभा की तेलंगाना की, लेकिन यहां पर इस बार नाक की लड़ाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बीआरएस के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है। हमने आपको अभी बताया कि कर्नाटक में तो भारतीय जनता पार्टी की पैठ पहले से है। अभी 14 सीटों पर मतदान 7 मई को होने वाला है कर्नाटक में, और उसके साथ ही कर्नाटक के मतदान का प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी तेलंगाना का चुनाव गर्मागर्म बना हुआ है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से अपने प्रचार और प्रसार को लेकर सामने है। कई मजबूत उम्मीदवारों को सामने रखा गया है, स्थानीय इकाई को मजबूत किया गया है, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी यह मान रही है कि कम से कम 5 या ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी यहां जीतेगी ही। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का दावा है। हालांकि उनका लक्ष्य कहीं बड़ा है, लेकिन फिर भी कम से कम 5 सीटों पर वो अपने बात को मजबूती से रख रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का हाल यहां पर बेहाल था 2019 में। कांग्रेस के लिए इस बार जैसे कहते हैं ना कि भगवान की तरफ से वरदान, वो है विधानसभा का चुनाव। कांग्रेस ने विधानसभा का चुनाव जीता, और रेड्डी साहब अभी मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के नेता। उन्होंने जो फायर ब्रांड चुनाव लड़ा, उसकी वजह से कांग्रेस को एक अस्तित्व वहां पर मिला है। लेकिन यह फायर ब्रांड चुनाव कैसे कांग्रेस ने लड़ा? ये इसलिए क्योंकि बीआरएस को लेकर लोगों में जबरदस्त निराशा तेलंगाना में थी। बीआरएस का वोट बैंक बिखर रहा है। उसकी जो डोल पॉलिटिक्स थी वो पूरी तरीके से नकारात्मक साबित हुई, और बीआरएस के प्रमुख टीआरएस को भी बहुत झटके झेलने पड़ रहे हैं। इसके साथ साथ आपके कविता को भी नहीं भूल सकते। उनका जिक्र भी दिल्ली के शराब घोटाले के साथ हो रहा है, जो कि टीआरएस की बेटी है। तो कुल मिलाकर बीआरएस की स्थिति यहां काफी ज्यादा खराब होती दिखाई दे रही है। और जो विधानसभा है उसकी 119 सीटों में से 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस ने यहां पर जीती थी। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर किसको अपना मुकाम दिया है, किसको अपने कमान सौंपी है? केंद्र में मंत्री रहे जी कृष्ण रेड्डी, और विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने न सिर्फ पार्टी की कमान संभाली, बल्कि पूरे तरीके से मुस्तैदी से वहां पर लगे हुए हैं। और बीआरएस, जैसा कि हमने आपसे कहा, अस्तित्व की लड़ाई पर मौजूद हैं। कई ऐसे नेता हैं जो कि बीआरएस का साथ छोड़ चुके हैं। इसमें हमने अभी आपके सामने बताया कि कैसे केसीआर की बेटी के कविता के नाम पर भी कहीं कोई जिक्र नहीं होता दिखाई दे रहा। अभी भी वो जेल में ही हैं, उनकी जमानत याचिका अभी तक स्वीकार नहीं की गई है। इसके साथ साथ बीआरएस के ऊपर कई तरह के दबाव बने हुए हैं। ईडी के मामले वहां पर चल रहे हैं, जनाधार खिसकता दिखाई दे रहा है, और इस खिसकते हुए जनाधार पर अब नजर किसकी है? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की। अब यहां पर बीआरएस के मौजूदा सांसद रंजीत रेड्डी समेत कई ऐसे विधायक हैं जो कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। ऐसे कई लोग हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी का दामन भी थाम रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि अभी तक 20 और विधायक ऐसे हैं जो बीआरएस को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव के बाद ये विधायक कांग्रेस की शरण में आ जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस आज काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। जो 2023 का विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें बीआरएस का वोट बैंक 10% कम पड़ गया था, और इसका पूरा फायदा बड़े पैमाने पर कांग्रेस को हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को कहां पोजीशन किया है? जितने भी अर्बन एरियाज हैं, हैदराबाद इंक्लूडेड, हैदराबाद सिकंदराबाद इंक्लूडेड, इन सभी एरियाज में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बेहतर पोजीशन में पा रही है। और जितने रूरल वोट बैंक हैं, वहां पर कांग्रेस अपने आप को बेहतर स्थिति में पा रही है। इस आधार पर देखें तो आज ये बात स्पष्ट हो जाती कि वोट शेयर का पूरा खेल कहां और कैसे है। अगर आप विधानसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिली थी, और इस बार के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 13.9% हुआ था, जो कि पिछले बार के मुकाबले काफी बेहतर था, लगभग दुगना हो गया था। और यहां पर एक और पार्टी है साहब, MIM, असदुद्दीन ओवैसी साहब की, जो कि हैदराबाद और उसके आसपास के इलाके में काफी पॉपुलर है। हैदराबाद के इस पूरे इलाके में जो वोट परसेंटेज है वो MIM का लगातार गिरता चला जा रहा है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कांग्रेस को 3 सीटें 2019 में मिली थी, बीआरएस ने 9 सीटें यहां पर जीती थी, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिली थी, और MIM की 1 सीट असदुद्दीन ओवैसी वाली उनको मिली थी। यानी भारतीय जनता पार्टी आज अपने लक्ष्य को कहीं आगे लेकर चल रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कम से कम 5 सीटें तो वो मान ही रही है, और मान रही है कि कांग्रेस के बाद नंबर 2 पार्टी अगर आज कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को नंबर 1 से कम नहीं मानती।
और इस पूरे चुनाव की परिणति इस बार, तेलंगाना के चुनाव की परिणति इस बार हैदराबाद में होने जा रही है, क्योंकि हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पकड़ को जबरदस्त तरीके से मजबूत करने की कोशिश की है। ऐसा उम्मीदवार उतारा है कि असदुद्दीन ओवैसी के सामने कोई डट कर खड़ा हो सके और मुंहतोड़ जवाब दे सके। असदुद्दीन ओवैसी और उनका परिवार हैदराबाद की सीट पर बीते 40 साल से काबिज रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने मुकाबले में डॉक्टर माधवी लता को उतारा है। डॉक्टर माधवी लता ने असदुद्दीन ओवैसी की लड़ाई इतनी मुश्किल कर दी है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देती हुई दिखाई दे रही है। इस आधार पर उनके ऊपर कई तरह के कंप्लेंट्स भी किए गए हैं, लेकिन वो अपने हिंदुत्व छवि को कभी भी कम करने की कोशिश नहीं कर रही। ऐसे में अगर हैदराबाद की सीट पर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सफलता नहीं मिलेगी तो आप जानते हैं इसका क्या नतीजा होगा। MIM जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में अपनी पकड़ धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उसका जनाधार घटेगा। भाई अगर नेता ही नहीं रहा लोकसभा में तो विधानसभा में या लोकसभा में बाकी कौन आता हुआ दिखाई देगा। इसके आधार पर स्थिति यहां पर काफी कमजोर होती दिखाई दे रही है MIM की। और भारतीय जनता पार्टी को उत्साह इस बात से भी मिल रहा है कि हाल ही में हुए कॉर्पोरेट और नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले बार के मुकाबले इस बार का परफॉर्मेंस हैदराबाद के क्षेत्र में काफी अच्छा किया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो तेलंगाना की इस बार की चुनौती है वो अपने आप में जबरदस्त है, मुकाबला अच्छा है, त्रिकोणीय है, लेकिन एक तरह से आप इसे कहते हैं कि यह मुकाबला दरअसल कांग्रेस बनाम बीजेपी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि BRS का वोट शेयर बड़े पैमाने पर इन दो पार्टियों में बटेगा और इसी के आधार पर आप 4 जून को चीजों को होता हुआ देखेंगे। आज की चौथी स्टोरी, इस पर हम कम से कम 2 स्टोरी आपके सामने पहले प्रस्तुत कर चुके हैं। अमेठी और रायबरेली की सीट। साहब ये ऐसी गले की फांस बन गया है कांग्रेस के लिए, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। कांग्रेस तय ही नहीं कर पा रही कि अमेठी और रायबरेली को लेकर करें तो क्या करें। संशय इतना है, राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे, कहा गया कि राहुल गांधी वायनाड का चुनाव जब तक खत्म नहीं करते तब तक अमेठी के बारे में अपनी उम्मीदवारी घोषित नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि वायनाड के लोगों को लगेगा कि उन्होंने वायनाड के साथ धोखा कर दिया। लेकिन साहब ये तो अब और ज्यादा मुश्किल हो गई है। अब इसमें ज्यादा मुश्किल और इसलिए हो रही है क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की चाची मेनका गांधी, उनका बयान एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में जो आया है वो बड़ा ही घातक है साहब। मैं पढ़कर बता रहा हूं बयान आपको। उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कायर हैं, कायरता से ग्रस्त हैं। जीवन में कभी कभार ऐसे मौके आते हैं जब पीछे हटने की जगह आपको चुनौती स्वीकार करनी होती है। आपको समझना होता है कि नेतृत्व का मतलब होता है फ्रंट से लीड करना। पीछे से खड़े होकर ऑर्डर देने को लीडरशिप नहीं कहते, मेनका गांधी जी कहते हैं। उन्होंने कहा कि वो अमेठी इसलिए हारे क्योंकि उन्होंने अपने लिए एक दूसरी सीट चुन ली थी और उसके हिसाब से ये उनके खिलाफ किया। मेरे हिसाब से उन्हें अमेठी में चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखानी चाहिए। सक्रिय राजनीति में उतरने के लिए ये जवाब उन्होंने दिया था जब पूछा गया सवाल कि प्रियंका गांधी के बारे में आपकी क्या राय है, क्या वो रायबरेली से उम्मीदवार के तौर पर उपस्थित होगी। तो मेनका गांधी ने कहा, सक्रिय राजनीति में उतरने के लिए जरूरी है कि आपके दिल में देश के लिए जज्बा हो, समझ हो, काम को आप गंभीरता से लेते हो। राजनीति सिर्फ तस्वीरें खिंचाना नहीं है। मैं उन्हें सलाह देती हूं कि जैसे कि मैं राजनीति में आने वाले हर युवा को सलाह देती हूं, हालांकि वो इतनी युवा अब नहीं रही हैं, मेनका गांधी जी कह रही हैं कि आप किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करें और अपने काम के प्रति समर्पित हों और फिर चुनाव के अखाड़े में उतरें। भाई इससे ज्यादा सटीक आकलन और कौन कर सकता था। परिवार के सदस्य हैं, हालांकि इनके और गांधी परिवार के बीच में बातचीत न के बराबर होती है, लेकिन वरुण गांधी और प्रियंका गांधी एक दूसरे से बातचीत करते हैं, दोनों के संबंध अच्छे हैं ऐसा बताया जाता है। वास्तविकता गांधी परिवार बेहतर जानता है। अब यहां पर कुछ एक बुनियादी सवाल है साहब। सबसे पहले सवाल आपके सामने रख देता हूं और उन सवालों का जवाब भी आपके सामने एनालाइज करूंगा। सबसे पहला सवाल, राहुल गांधी को आखिरकार क्या दिक्कत है अपने आप को अमेठी से उम्मीदवार के तौर पर घोषित करना।
उन्हें स्पष्टता रखनी चाहिए। रायबरेली से कौन उम्मीदवार होगा, इसे लेकर इतनी उहापोह की स्थिति क्या है? हर कोई जानता है कि सोनिया गांधी अब चुनाव नहीं लड़ रही लोकसभा का, राज्यसभा में वो जा चुकी हैं, तो रायबरेली की सीट खाली है, उम्मीदवार की घोषणा पहले करनी चाहिए। इसके बाद एक और प्लेयर सामने आ गया, रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा बार बार कह रहे हैं कि अमेठी की जनता उन पर भरोसा करती है, वो अमेठी की जनता के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। स्मृति ईरानी जो कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनसे अमेठी की जनता बहुत नाराज है। साहब, जब इतना सब कुछ है तो उन्हीं को उम्मीदवारी दे दीजिए, उनको भी आप नहीं दे रहे, आप किसी और को भी देना नहीं चाहते और उलझा कर रखना चाहते हैं सब कुछ, क्यों? चलिए अब इसका जवाब देना शुरू करते हैं। वायनाड की सीट पर मतदान होना था, इसे देखते हुए कांग्रेस ने, ऐसा कहा गया, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आई, कांग्रेस ने माना कि अमेठी से राहुल गांधी की उम्मीदवारी की अगर घोषणा कर दी जाएगी तो वायनाड के मतदाताओं को लगेगा कि राहुल गांधी दोनों जगह से किस्मत आजमा रहे हैं और उनमें से एक चुनेंगे और हो सकता है कि अमेठी चुने। ऐसे में शायद मतदाता बाहर निकलकर राहुल गांधी के लिए वोट देता हुआ नहीं दिखाई देगा। इसलिए वायनाड को सुरक्षित करने के लिए वायनाड के चुनाव खत्म होने तक अमेठी के बारे में कोई ऐलान नहीं किया गया। रायबरेली के बारे में सस्पेंस बहाल रहा है, इस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। सबसे पहले यह कहा गया कि सीईसी की बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चेहरे पर मुहर लग जाएगी, लेकिन फिर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पाले में गेंद चली गई, वो तय करेंगे कौन खड़ा होगा। जब उसका भी जवाब नहीं मिला तो अब यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी फिलहाल तैयार नहीं है। नामांकन दाखिल जो करना है उसकी समय सीमा 3 मई को समाप्त होगी। 3 मई को साहब, आज 1 मई हो गई है, यानी कि 2 दिन बचे हैं। अब 2 दिन के भीतर तय करना है कि उम्मीदवार कौन होगा और उस उम्मीदवार को अपनी उम्मीदवारी दाखिल भी करनी है। आप सोचिए, समय ही नहीं। दोनों निर्वाचित क्षेत्रों में मतदान 20 मई को होना है। अगर 3 मई तक आप पर्चा भरते हैं तो कैंपेन करने के लिए आपके पास महज 15 दिन का वक्त बचेगा। क्या 15 दिन काफी है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए कि वो इन दोनों चुनाव क्षेत्रों से अपनी उम्मीदवारी सामने रखकर मतदाताओं को अपने प्रति रुझा लें? क्या वो मानना चाहते हैं, क्या वो मानते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता और अमेठी और रायबरेली की जनता पलके बिछाए बैठी है कि कब आएंगे और कब वो सब मतदान दे देंगे और जिता देंगे? क्या वोटर को इतना गारंटेड लिया जा सकता है? यह बहुत बड़ा सवाल है। अब ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी के भीतर जो विचार मंथन चल रहा है, जो उनके तमाम सलाहकारों की कमेटी होती है, बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं, उसमें विचार निकलते हैं। तो एक विचार ये निकला कि अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इन दोनों में से कोई एक हिंदी पट्टी में कोई भी लोकसभा की सीट से उम्मीदवारी सामने नहीं रखेगा तो फिर पूरे देश में चर्चा होगी कि गांधी परिवार और कांग्रेस ने अपना आप को दक्षिण की पार्टी मान लिया है और हिंदी पट्टी से उनका सफाया होगा। बहुत गलत राजनीतिक संदेश जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। राहुल गांधी मान नहीं रहे तो फिर नेताओं ने कहा कि भाई अब क्या किया जाए, राहुल गांधी को किसी तरीके से मनाया जाए और दोनों भाई बहन को भी मनाया जाए। इसके बाद एक और चर्चा निकल कर आई। ये भी देखिए, कांग्रेस के सलाहकार समिति के अंदर से बहुत सारी खबरें निकलती, जरा देखिए सेल्फ इंपॉर्टेंस अपने आप को कितना देते हैं ये लोग। एक खबर ये निकल कर आई कि भाई साहब मान लीजिए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में दोनों जीत जाते हैं, तो राज्यसभा में सोनिया गांधी, लोकसभा में राहुल और प्रियंका गांधी, फिर तो भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्ष जो दूसरी पार्टियां हैं वो यही कहेंगी कि गांधी परिवार ने कांग्रेस को परिवार की पार्टी बनाती है। 3 सांसद एक ही परिवार के हैं। परिवारवाद और वंशवाद को लेकर जबरदस्त तरीके से आक्रामक होगी भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में इस पर भी कुछ नहीं करना चाहिए। इस हमले से बचने के लिए कोई और रास्ता निकालना चाहिए। फिर एक बात यह निकल कर आई जो अभी ताजा एकदम लेटेस्ट कहा जा रहा है, जो कि राहुल गांधी के हवाले से उनके सलाहकार मीडिया के तमाम लोगों तक प्रचारित कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बड़ा ही यक्ष प्रश्न अपनी माताश्री के सामने रखा है। ये उनके सलाहकार लोग पत्रकारों को बता रहे हैं, साहब हम में से कोई नहीं जानता कि वास्तविकता में क्या हो रहा है। तो राहुल गांधी का यक्ष प्रश्न क्या है? यक्ष प्रश्न यह है कि अगर मैं वायनाड से चुनाव जीत जाता हूं और अमेठी से भी मैं चुनाव जीत जाता हूं तो क्या मैं वायनाड छोड़ दूं? उस वायनाड सीट को जिसने 2019 में मुझे मेरी सांसदी दिलाई, अमेठी से तो मैं हार गया था साहब, तो क्या वायनाड की जनता को मैं छोड़ दूं? और अगर मैं अमेठी से चुनाव लड़ता हूं और इतने कम समय में अमेठी की जनता वहां से मुझे चुनकर भेजती है
तो क्या मैं अमेठी की जनता का तिरस्कार करूं, अमेठी की सीट छोड़कर और वायनाड पकड़कर? यह तो बहुत गलत होगा साहब। अब जरा सोचिए, क्या क्या बेसिर पैर की बातें सामने निकल कर आ रही हैं। भाई ये रणनीति तय करने का वक्त आज थोड़ा ही है। अभी तक आप ये तय नहीं कर पाए कि आपको कहां से अपनी उम्मीदवारी सामने रखनी चाहिए। 2004 से लेकर 2019 तक राहुल गांधी अमेठी से सांसद रहे। अपना पॉकेट बरो, अंग्रेजी में शब्द है साहब, पॉकेट बरो यानी जेब, जेब ये माना जाता रहा है अमेठी को और रायबरेली को। तो पॉकेट बरो छोड़ दिया आपने क्योंकि आप हार गए 55,000 वोटों से। अब आप कहां जाना चाहते हैं? कुल मिलाकर देखा जाए तो गांधी परिवार ने रायबरेली और अमेठी को अपनी परिवार की भांति बड़े पैमाने पर माना। लेकिन अमेठी में जो कारगर चुनौती मिली, उसके बाद यह बात समझ में आई कि जनता को आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। जनता खुद तय करती है साहब, सरमौर है जनता। वायनाड की जनता ने समर्थन देकर राहुल गांधी को सांसद में पहुंचा दिया और सांसद बन गए राहुल गांधी। लेकिन अगर अमेठी में उनकी हार हुई तो इस तो की वजह से बहुत कुछ अटका पड़ा हुआ है। कई तरह के आंकड़े हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं कि सीट पर गांधी परिवार कितना मजबूत रहा है। चाहे आप अमेठी की बात कर लें, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सब लोगों ने अमेठी से अपनी उम्मीदवारी रखी है। रायबरेली से भी इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी उम्मीदवार के तौर पर सामने रहे, संजय गांधी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि गांधी परिवार आज किस बात को लेकर आशंकित है? कांग्रेस ये क्यों नहीं तय कर सकती कि अमेठी और रायबरेली की जनता के साथ कौन खड़ा होने वाला है? कौन है वो सूरमा जो इन दोनों लोकसभा सीटों में अपना प्रतिनिधित्व करे और भारतीय जनता पार्टी से लोहा ले? ये तय कर पाना अगर कांग्रेस के लिए आज इतना मुश्किल है तो वक्त आ गया है कि कांग्रेस को वाकई में ड्राइंग बोर्ड पर जाना चाहिए और अपने इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए। एक कंफ्यूजियाई हुई पार्टी एक कंफ्यूज्ड देश ही सामने रखेगी साहब। इतना भी तय नहीं कर पा रहे तो बाकी क्या तय कर पाएंगे? कैसे तय करेंगे? इसके बारे में सोचना चाहिए। आज की अगली स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जो कि छात्रों से जुड़ी है। छात्र आंदोलन ये हमारे देश की नहीं बल्कि दुनिया की एक वास्तविकता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर आज तक, यानी कि 17वीं शताब्दी से लेकर आज तक बीते 350 साल का इतिहास ये कहता है कि तमाम देशों के राजनीतिक भविष्य को छात्रों ने या तो संजोया है या बर्बाद किया है। इससे पहले कि मैं अपनी एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत करूं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की है, जहां पर आर्थिक तरक्की है, शांति है, लोकतंत्र का चैंपियन माना जाता है अमेरिका को। लेकिन वहां पर छात्रों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, ये पहली तस्वीरें देखिए। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, न्यूयॉर्क में है। बहुत ही प्रतिष्ठित आईवी लीग कॉलेज है। यहां पर एडमिशन पाना अपने आप में एक बहुत ही सम्मानजनक बात मानी जाती है। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने, छात्रों ने बीते 15 दिनों से यहां पर यूनिवर्सिटी के नाक में दम कर रखा था। इतना बुरा हाल था कि जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, हम सब आपको न्यूयॉर्क की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि फिलिस्तीन के समर्थन में छात्रों ने यहां पर तमाम दूसरे देशों के छात्रों से के साथ मिलकर एक कैंपेन शुरू किया। प्रदर्शन बहुत ही उग्र हो रहा था और बीती रात यह प्रदर्शन अपने चरम पर था, जहां कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कई लोगों को छात्रों ने बंधक बनाया। यूनिवर्सिटी के हैमिल्टन हॉल पर छात्रों ने कब्जा कर लिया। शीशे तोड़े गए, दरवाजे तोड़े गए, अंदर छात्र घुस गए और उन्होंने वहां अपना कैंप्स बना लिया। वहां पर बैरिकेडिंग, फर्नीचर लगाकर हॉल को अंदर से बंद कर अपने कब्जे में रख लिया। हार थक कर यूनिवर्सिटी प्रशासन को पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने खिड़कियां और दरवाजे तोड़कर हॉल में घुसने में सफलता पाई और उसके बाद की घटना की तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए पुलिस का एक्शन हम आपके सामने दिखा रहे हैं। खिड़की से फिलिस्तीन का झंडा फहराते छात्रों को भी आप देख सकते हैं। यहां पर पूरी बिल्डिंग पर चारों तरफ से पुलिस घुसकर धीरे धीरे छात्रों को बाहर निकल कर लेकर आई। 50 से ज्यादा प्रदर्शन कर रहे छात्रों को गिरफ्तार किया गया। पूरे हैमिल्टन हॉल को बड़ी मुश्किल से खाली करवाया गया और इस पूरे वीडियो प्रदर्शन में आप देख रहे हैं, ये देखिए किस तरह की छीना झपट, मारपीट सब कुछ हो रही है। ये सब कुछ कोलंबिया यूनिवर्सिटी की तस्वीरें हैं जो आपके सामने हम प्रदर्शित कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इतने प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में हजारों लाखों डॉलर खर्च कर छात्र पढ़ रहे हैं, लेकिन ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं?
वो अपनी पढ़ाई का नुकसान क्यों कर रहे हैं, उनकी मांगे क्या है। छात्रों की मांग ये थी कि अमेरिका के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो इजराइल से किसी भी तरह से कोई भी ना तो फाइनेंशियल एड लें, ना ही ग्रांट लें और ना ही इजराइल से संबंधित किसी भी कंपनी में अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करें। पहली मांग। दूसरी मांग कि इजराइल या यहूदी संस्थान और कारोबारियों से पूरी तरीके से अपनी फाइनेंशियल दूरी बनाएं। इजरायली कंपनियों के जो शेयर्स हैं या जो स्टॉक्स हैं जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटीज ने खरीदी हैं ताकि वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सके, उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी बेचे और इसका प्रमाण छात्रों के सामने रखे। इजराइल से जुड़े लोग और कंपनियों का बायकॉट करें और उसके साथ साथ जो सीज फायर के नियम हैं उसको लागू किया जाए और यूनिवर्सिटी इजराइल में अपने तमाम निवेश को खत्म करे। इसके साथ साथ हैमिल्टन हॉल का नाम हिंद हॉल रख दिया जाए, क्योंकि हिंद 6 साल की उस फिलिस्तीनी बच्ची का नाम है जो इजराइल में, माफ कीजिएगा, जो इजरायली गोली से फिलिस्तीन में मारी गई है। छात्रों की यह मांग थी। इसे रोकने के लिए यूनिवर्सिटी ने अलग अलग कदम उठाए। सबसे पहले छात्रों को समझाने की कोशिश की गई, बताया गया कि जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है उसका काम करने का तरीका अलग है और कॉलेज के फाइनेंसेस को स्टूडेंट्स तय नहीं कर सकते। यह मांग सरकार के सामने रखी जा सकती है लेकिन कॉलेज प्रशासन के सामने नहीं। हंगामा बढ़ा तो पुलिस को बुलाया गया। जब कब्जे की बात सामने आई तो पुलिस ने यहां पर आकर एक्शन लिया और कैंपस को खाली कराया गया, क्योंकि पूरे कैंपस के कार्यकाल को ठप कर दिया गया था। पढ़ाई बंद हो गई थी और कोलंबिया को अब ऑनलाइन एजुकेशन पर जाना पड़ा था। यह प्रोटेस्ट आज से नहीं बल्कि 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए, जब तरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसमें 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिक या तो मारे गए या उनमें से कई लोगों को अगवा कर लिया गया था। जवाब में इजराइल ने गाजा और वेस्ट बैंक पर जब कार्रवाई शुरू की और उसकी वजह से 33,000 लोगों की मृत्यु की बात सामने आई, तो फिर यहां पर छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में अपना प्रदर्शन और ज्यादा मजबूत किया। बीते 3 महीने से यहां पर प्रदर्शन चल रहा है और 100 से ज्यादा छात्रों की गिरफ्तारी हो रही है। यह प्रदर्शन सिर्फ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में नहीं है बल्कि कई और संस्थानों में है। 22 राज्यों में यह प्रदर्शन हो रहे हैं। जिन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में प्रदर्शन हो रहे हैं वो हैं वॉशिंगटन की जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है। ब्राउन यूनिवर्सिटी जो कि आईवी लीग कॉलेज है। येल एक और आईवी लीग कॉलेज। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी आईवी लीग कॉलेज है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, मियामी यूनिवर्सिटी, इस तरह के कई बड़े संस्थान जहां पर इस तरह के विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। और यह सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि फिलिस्तीन पर इजराइल का हमला है और इसको लेकर विरोध बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। और इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान छात्र शामिल हैं, इसमें हर देश के नागरिक अपनी बातों को लेकर सामने हैं। लेकिन अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, आज अमेरिकी प्रशासन ने छात्रों को हटाया और इस बात पर अमेरिका में चर्चा हो रही है और दुनिया भर में चर्चा हो रही है कि क्या यह लोकतंत्र का हनन नहीं है, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हनन नहीं है। इस पर चर्चा हो रही है और अमेरिका में इस बात को लेकर दूसरी चर्चा बहुत हावी है कि नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की एक लिमिटेशन है, एक सीमा है। आप एक हद तक ही जाकर अपनी बातों को कह सकते हैं। आपकी फ्रीडम वहीं तक है जहां तक मेरी नाक है, उसके आगे आपकी फ्रीडम नहीं, क्योंकि उसके बाद मेरी नाक शुरू होती है साहब। यह फिलॉसफी है लोकतंत्र का और यह फिलॉसफी भारत में भी मौजूद है। अब सवाल यहां पर यह कि फर्ज कीजिए कि यही प्रोटेस्ट हिंदुस्तान में हो रहा था और हिंदुस्तान के प्रतिष्ठित कॉलेजेस में हो रहा होता, आईआईटी में हो रहा होता, आईआईएम्स में हो रहा होता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलोर में हो रहा होता, या फिर आप जेएनयू की बात कर लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, मुंबई यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, तो क्या होता। दुनिया भर के तमाम टीकाकार कहते कि भारत में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है साहब, छात्रों को बोलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन आज अमेरिका में जब यही हो रहा है तब इस तरह की बात नहीं निकल कर आ रही। बड़ी बात क्या निकल कर आ रही है कि छात्रों को सीमित अंदाज में अभिव्यक्ति की आजादी दी जानी चाहिए। तो यही पैमाना तो हिंदुस्तान पर भी लागू होना चाहिए साहब, लेकिन यहां पर लागू नहीं होता। यहां पर सीधे कह दिया जाता है, हर कोई लिख देगा, तमाम अमेरिकी अखबार, ब्रिटिश अखबार, फ्रेंच अखबार, जर्मन अखबार लिखेंगे भारत में छात्रों के साथ हो रही है ज्यादती, भारत में लोकतंत्र का घोटा जा रहा है गला। लेकिन जब अमेरिका की बात होगी तो अखबारें ये नहीं लिखेंगी, वो दोनों तरफ की बातों को सामने रखेंगे। यह है दोहरा मापदंड
वेस्टर्न कंट्रीज का जो भारत को लेकर है। लेकिन आज जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें एक बात मैं आपके सामने रख सकता हूं, और वो इसलिए क्योंकि इनमें से एक कॉलेज में मैं खुद भी पढ़ चुका हूं। अमेरिका के किसी भी कैंपस में जब आप पढ़ाई करते हैं तो वहां पर एक बहुत ही फ्री एटमॉस्फेयर होता है। आप अपनी बातों को मुखर तरीके से सामने रख सकते हैं, बातें होती हैं, विवाद होता है, बहस होती है, डिबेट्स होती हैं, बहुत एग्रेसिव होती है, लेकिन उसके बाद इस बहस को लेकर कोई घर नहीं जाता। इस बहस के ऊपर फिर बाद में कोई एक तबका दबाव बनाने की कोशिश नहीं करता। आज जो प्रदर्शन अमेरिका के तमाम यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, इस प्रदर्शन में एक बहुत बड़ा बदलाव है साहब। यहां पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, मानसिकता को बदलने की कोशिश की जा रही है, और यह बहुत खतरनाक है। अराजकता को बढ़ाने की कोशिश किसी भी देश में, किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। जो हमारे जमाने में होता था उससे बिल्कुल अलग आज मैं अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में देख रहा हूं। मेरी खुद की अपनी यूनिवर्सिटी जहां मैंने पढ़ाई की, वहां भी यही विरोध प्रदर्शन देख रहा हूं, और उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं, हम जो स्टूडेंट्स यूनियन के ओल्ड एसोसिएशन बॉयज वाले हैं, हम सब लोग आपस में बात करते हैं और हमारी यही चर्चा होती है कि क्या इस तरह का प्रदर्शन हम अपने ज़माने में कर सकते थे? शायद नहीं, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी की सीमाओं को हम मानते थे। आज भी छात्रों को यह मानना ही पड़ेगा। छात्र बदलाव के सबसे बड़े पैरोकार हैं, सबसे बड़े सूचक हैं, लेकिन छात्रों के ऊपर जिम्मेदारी भी है कि आप विरोध की आवाज़ को जिम्मेदारी के साथ बुलंद करें। मिस्टर एनालाइजर में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए भारत 24। धन्यवाद।